आज की कहानी है गीता श्री की उदास पानी में हंसी की परछाइयाँ। सुनिए वैदेही के स्वर में। उसकी रगों में अंधेरा दौड़ता है, मेरी रगों में रोशनी। उसके मुंह से आखिरी बोल फूटे, तभी एक तेज फेनी लहर आई और उन्हें घुटनों तक भिगो गई। सोनाली और मलय बनर्जी समंदर के किनारे टूटे हुए नारियल के लंबे मोटे तने पर आमने सामने बैठे थे। सोनल को जारवा आदिवासियों पर अध्ययन के लिए फेलोशिप मिली थी। पर्यटकों और शिकारियों के अतिक्रमण से जारवा आदिवासियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसकी पड़ताल करने के सिलसिले में वह कुछ दिनों के लिए पोर्ट ब्लेयर आई थी। दिल्ली से चलते समय उसके एक मित्र ने मलय का फ़ोन नंबर देते हुए आश्वस्त किया था कि वह उसकी पूरी मदद करेगा। सोनल पहली बार अंडमान आई थी। आज दिन भर वे साथ घूमते रहे। मलय ने समंदर के अंधेरे में खोई सोनाली का चेहरा अपनी तरफ घुमाया, आंखों में अजीब सी कशिश और आकर्षण। वह थोड़ा अनौपचारिक हुआ और उसने बेहिचक सोनल की हथेलियां थामते हुए पूछा, तुम किसके बारे में कह रही थी? अंधेरा, रोशनी, क्या? तुम क्यों जानना चाहते हो? धीमे किंतु संयम स्वर में सोनाली ने पूछा। मुझे लगा कि तुम परेशान हो, जिंदगी से उदास भी। उस आवाज में थोड़ा संशय था, थोड़ी चाहना। 2-4 दिन में ही इतना समझ गए मुझे? बहुत देर बाद व्यंग्यात्मक मुस्कान सोनाली के ओठों पर उभरी और लहरों की तरफ लौट गई। क्यों, जरूरी है कि पूरी जिंदगी लगे समझने में? वैसे मैं समझ नहीं पाया, इसलिए तो यहाँ लाया हूँ। समझना चाहता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? तुम हंसना तो दूर, मुस्कुराती तक नहीं हो। एकदम ठस सी लगती हो। तुम ऐसी क्यों हो? इतनी उदास, अपनी जिंदगी से, अपनी उपस्थिति से, अपने होने से। मुझे लगा तुमसे एकांत में बात करनी चाहिए। अपनी रौ में बोलता चला गया मलय। मुझे जानने के लिए तुम इस उदास और अंधेरी जगह में ले आए? कहीं डिस्को विस्को चलते, रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते, बार में चलते। यहाँ आकर तो अच्छा खासा हंसता खेलता इंसान भी उदास हो जाए, नहीं? सोनल मुस्कुराई। मलय ने नोट किया कि वह रहस्यमयी और मूडी है, आसानी से अपना दुख दर्द बताएगी नहीं। सोनल के साथ होते हुए मलय अपने अंदर कुछ टटोल रहा था। शायद वही रहस्य भाव उसे इस स्त्री की ओर शिद्दत से खींच रहा है। ओह, उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस खेल में बने रहना चाहिए। उसने ज़्यादा जिद नहीं की और दोनों देर रात तक लहरों के शोर के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बातें करते रहे। लौटते हुए सोनल की नज़र एक पहाड़ी टीले पर पड़ी। वहाँ छोटे छोटे घर जैसे दिख रहे थे, बत्तियां भी जल रही थीं। अंदर कुछ परछाइयाँ डोलती हुई सी दिख रही थीं। मोटरसाइकिल पर बैठते हुए सोनल ने मलय के कंधे पर हाथ रखते हुए इशारा किया, वहाँ क्या है, कोई बस्ती? मलय ने चेहरा घुमाया। सोनल का चेहरा सवाल पूछने के दौरान इतना करीब आ गया था कि छू गया। ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ। मेरे एक परिचित हैं, बाबू राव। उन्होंने इस पहाड़ी पर टेंट बना रखे हैं। एडवेंचर पसंद टूरिस्ट वहाँ नाइट हॉल्ट करते हैं। आर यू इंटरेस्टेड? सोनल ने चेहरा थोड़ा पीछे किया। अकेले? मलय चुप रहा, शायद संकोचवश। हालांकि वहाँ एक रात बिताने के ख्याल से सोनल को रोमांच हो आया। मोटरसाइकिल हवा से बात करने लगी और सोनल अपने नथुने में समुद्री हवा भरने लगी। अचानक स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाइकिल उछली। मलय चीखा, जोर से पकड़ना, गिरी तो मुझे दोष मत देना। सोनल की बाहें मलय के कमर पर कस गईं। मलय और जोर से चीखा, और जोर से, आगे और बड़े बड़े गड्ढे हैं मैडम, बाहें और कसो। वह चीखता रहा। बाहें कसती रहीं और मोटरसाइकिल की गति बढ़ती रहे। मलय गा रहा था, जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। सोनल को इससे ज़्यादा रोमांच
जीवन में कभी नहीं मिला था। दूसरे दिन सुबह मलय ठीक 8 बजे सोनल के गेस्ट हाउस में आ धमका। जारवा रिजर्व फॉरेस्ट की सैर पर जाने के लिए गाड़ी तैयार खड़ी थी। उसने आज भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। शायद वह पूरे 5 दिन सोनल के साथ घूमने का मन बना चुका था। जारवा इलाके में जाने के लिए परमिट का इंतज़ाम करके ही उसे लेने आया था। इतनी सुबह सुबह सोनल चौंकी। अरे यार, अपना जुगाड़ है। आमार आने कांटेक्ट अच्छे। मस्ती में वह अपनी भाषा में बोल रहा था और सोनल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। जुगाड़? तो साहब बड़े काम के हैं। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी जारवा रिजर्व फॉरेस्ट के सड़क पर थी। दोनों तरफ घना जंगल, पहाड़ियाँ, इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाजाही थी। सोनल एक टक जंगल के दोनों ओर अपनी खोजी नजरें गड़ाए थी। उसने बैग से अपना कैमरा निकाला तो मलय ने हाथ पकड़ लिया। सड़क के किनारे 2 जारवा औरतें खड़ी थीं। गाड़ी की तरफ देखते हुए सोनल बेहद रोमांचित हो उठी। उसे याद आ गई जिम कॉर्बेट पार्क की वह सुबह, जब अचानक एक बाघिन खुले जीप के सामने आ खड़ी हुई। उसके मुंह से चीख निकली थी। तब ड्राइवर ने हल्के से डांटा था, मैडम जी शोर मत मचाइए, अटैक कर देगी। जीप फर्राटे से धूल उड़ाती चली गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा गजब मत करना। फोटो खींचने की मनाही है। जंगल में चारों तरफ गार्ड्स हैं जो हर गाड़ी पर निगाह रखते हैं। जारवा भी हमला कर सकते हैं गाड़ी पर। ये लोग खतरनाक होते हैं और जरा भी इन्हें खतरे का आभास होता है हमला बोल देते हैं। शांत बैठी रहो। मुझे फोटो भी छपवाना पड़ेगा ना, सबूत के लिए कुछ तो चाहिए। सोनल रुआंसी हो गई। बाघिन पीछे छूट चुकी थी। मलय मुस्कुराया। डोंट वरी, आई विल मैनेज। मैं हूं ना। प्लीज़ मलय, इतना कर दो कि मैं इन्हें करीब से देख सकूं। इनके किसी प्रतिनिधि से बात नहीं हो पाएगी क्या? सोनाली गिड़गिड़ाई। फिर मलय चीखा, सोनाली देखो वो उधर, एक साथ पूरा ग्रुप। रेयर व्यू कम ही होता है ऐसा। देखो। ड्राइवर, गाड़ी जरा धीमे करना, लेकिन उनसे दूरी बनाए रखो। सोनल दंग रह गई। ढेर सारे जारवा, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, लगभग 8-10 तीर कमान लिए किनारे पर खड़े थे। गाड़ी जैसे ही करीब आई, बच्चे पीछे पीछे दौड़ने लगे, ठीक वैसे ही जैसे गांव में कोई दुल्हन खुले टमटम पर आती तो बच्चे पीछे पीछे भागते हैं। सोनल ने सवालिया निगाहों से मलय की तरफ देखा। ये भीख मांग रहे हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले पर्यटकों ने इन्हें अपना जूठन फेंक फेंक कर उन्हें भिखारी बना दिया है। हिंदी तो आती नहीं, बस भीख मांगने की भाषा सीख गए। दे 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 दे। मलय का चेहरा तन गया। ओह! सोनल ने पहली बार गौर से जारवा आदिवासियों को देखा। कुछ तो पूरी तरह नंगे थे, कुछ ने पत्ते से कमर का निचला हिस्सा ढक रखा था और कुछ पुरुषों ने फटा घिसा बरमूडा पहना हुआ था जिसके चिथड़े कमर के नीचे लटक रहे थे। इस सड़क ने जारवा आदिवासियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। शिकारी आते हैं, अपने कपड़े छोड़ जाते हैं, इन्हें दे जाते हैं जिन्हें ये पहन रहे हैं। कपड़े धोने की कला इन्हें आती नहीं। बारिश, धूल, मिट्टी, ये कपड़े इनके शरीर में चिपके ही रहते हैं। गल रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, ये मर रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, मलय बता रहा था और सोनल नोटबुक में नोट करती जा रही थी। शाम को लौटते वक्त वह रोमांचित थी। उसने आदिम सभ्यता को उसके असली रंग में देखा था। बस पास से देखने की तमन्ना रह गई थी। शायद कल पूरी हो जाए। मलय उसे गेस्ट हाउस उतार कर कल आने का वादा कर चला गया। सोनल का मन हुआ उसे रोक ले। ओह, मगर क्यों? आखिर वह क्या चाहती है? उसने अपने अंतर को टटोला। मलय से आखिर क्या कहना चाहती है? और अपनी जिंदगी से? बिस्तर पर लेटी तो आंखों के सामने काली काली छायाएं मंडराने लगी। काली चमकीली भरी भरी छातियों वाली औरतें, लाल लाल आंखों वाले बलिष्ठ पुरुष,
इतनी चमकीली त्वचा तो काले अमेरिकनों की भी नहीं होती। उसे याद आया अपने गांव का कुम्हार बुन्नी साहनी। उसके चाक पर बने काली मिट्टी के बड़े बड़े घड़े धूप में सूख कर कितने चमकते थे। ताप के ताए हुए दिन की तर्ज पर ताप के ताए हुए बदन वाले पुरुष कैसे अचंभे की तरह घूर रहे थे। सोनल की निगाहें उनके चेहरे और देह पर गई थी। कमर के नीचे का हिस्सा देख नहीं पाई। यह मल अचानक कहाँ से दिमाग में घुस आया। यह भी तो सांवला है, भरा पूरा जिस्म, उम्र कम ही लगती है। पूछेगी पर क्यों, क्या करना, अब कुछ ही दिनों की तो बात है। उसके बाद तुम कहाँ, हम कहाँ। उसे लगा कि मलय कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है उसमें, या वही ले रही है उसमें रुचि, पता नहीं। वह क्यों इतना वक्त क्यों नहीं दे रहा। सारे काम छोड़कर कोई करता है क्या किसी अजनबी के लिए। खर्च भी नहीं करने देता। बार बार कहती है, अरे मुझे बिल देने दो, मुझे इसके पैसे मिले हैं। मलय हंसता है, तुम हमारी मेहमान हो यहाँ, दिल्ली आऊँगा तो तुम सब करना, ओके। सोनल चुप रह गई। दिल्ली आऊँगा, दिल्ली में इतनी फुर्सत होती है क्या। इतना वक्त कहाँ दे पाएगी वह। उसे तो अपने हर पल का हिसाब घर में देना होता है। बहुत देर हो गई आज, ऑफिस तो 6 बजे ही ख़त्म हो गया था। गाड़ी में कौन था साथ। कितना टाइट कपड़े पहनने लगी हो। स्लीवलेस कुर्ते मुझे पसंद नहीं, भद्दी लगती हैं बाहें। बड़ी एसएमएस बाजी करने लगी हो। मोबाइल छिपाया जा रहा है। ये मेरा घर है, मेरे पैसे से जुटाई गई सुविधाओं को तुम भोग रही हो सोनल। सोनल सक्सेना, तुम्हें मेरे साथ मेरी शर्त पर रहना होगा, समझी। क्या वह सचमुच पति के जुटाई सुविधाओं की गुलाम बन गई है। क्या वह आलीशान मकान और लग्जरी गाड़ी के बगैर जिंदगी नहीं जी सकती। फिर वह अपने भीतर स्त्री का क्या करे। वह औरत रगों में रोशनी की तरह दौड़ती है, जिसे प्यार और अपनेपन की दरकार है। मगर क्या मलय ही वह पुरुष है जिसका उसे इंतज़ार था। शायद हाँ, शायद नहीं। जोर से हिचकियां लेकर रो पड़ी सोनल। उठो, हल्लो, गेटअप। जंगल में चोरी छुपे घूमना है ना, चलो उठो, चलते हैं। हड़बड़ा कर नींद से जगी सोनल। देखा सुबह के 9 बज गए हैं। धूप सिरहाने खड़ी है और मलय भी। ओह, इसका मतलब रात भर दरवाज़ा खुला रह गया। अनजाने भय से उसका दिल धड़क उठा। मलय ताड़ गया। बोला, डरो मत, यहाँ चोरी नहीं होती, कोई लुटेरा नहीं आता। जाएगा कहाँ। धरती का एक टुकड़ा और चारों तरफ काला पानी, घूमकर यही आना है। झेपती हुई वह उठी और सीधे बाथरूम में। मलय वहीं सोफे पर पसर गया। जब वह लौटी तो चाय और नाश्ता टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने गौर किया, मलय चोरी चोरी उसे देख रहा है। उसके भीतर एक अजीब सी सिहरन हुई, मगर वह अनजान बनी रही। जंगल के हर एक प्रवेश द्वार पर चेक पोस्ट बने हुए हैं। पता नहीं मलय कैसे उसे वहां ले जाएगा। चेक पोस्ट के पास तैनात गार्ड के पास मलय गया। कान में कुछ फुसफुसाया और दूर खड़ी सोनल को इशारे से बुलाया। सोनल की आदत बात बात पर तालियां बजाने और उछलने की थी। वह किलकारियां मारती हुई दौड़ी और मलय से लिपट गई। थैंक्स यार, यू आर सो ग्रेट, मज़ा आ गया, वाओ। गार्ड कनखियों से उन्हें देखता हुआ अपने कक्ष में घुस गया। बस बस बस, अब ज़्यादा चीखो मत, जंगल है, खामोश रहना, नहीं तो जारवा मर्द तुम्हें खा जाएंगे। मलय ने चुटकी ली। सोनाली बोली, खाने दो, क्या प्रॉब्लम है। ओ मेरी ओढ़नी कहाँ गिर गई। सोनल ने औचक पूछा। मलय जैसे होश में आया। ओह, मैं ढूंढता हूँ। वैसे तुम ये व्यर्थ का बोझ क्यों ढोती हो, मुक्ति पाओ इससे। तुम वेस्टर्न ड्रेस में गॉर्जियस लगती हो, पटाखा टाइप। सोनाली मगन थी किसी और दुनिया में। जारवा जंगल, सब गायब। दिल्ली तो दिलो दिमाग से साफ हो चुकी थी। पानी की सतह पर धरती के टुकड़े की तरह तैरते हुए वह कहाँ जा रही है पता नहीं। एक द्वीप दूसरे द्वीप की तलाश में
कभी मिल नहीं पाते, बस तैरते रहते हैं। वे कुछ दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। उसे वापस चलना था। शोध की पूरी जानकारी लगभग बटोर चुकी थी। शाम को फिर मलय उसे मोटरसाइकिल पर वैसे ही बिठाकर उसे उसी शांत जगह पर ले आया। उसी टूटे हुए पेड़ के मोटे तने पर वैसे ही बैठे थे दोनों, भीतर से उदास और भरे हुए। मलय ने सोनल का हाथ पकड़ा। जाते जाते इतना तो बताती जाओ कि तुम दुखी क्यों हो। आई वॉन्ट टू नो यू, बिलीव मी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोनल ने सिर उठाया। मैं अपना दुख कभी किसी से शेयर नहीं करती। कोई दूर नहीं करता। दिल्ली जैसे शहर में तो किसी को फुर्सत भी नहीं। लोग पूछते हैं हाउ आर यू, जवाब में सिर्फ इतना सुनना चाहते हैं, फाइन। कोई फाइन नहीं होता, कोई नहीं। बोलते बोलते सोनल कब मलय के करीब आ गई पता नहीं चला। समंदर की लहरें तेज उछल रही थी। अंधेरा घना था, शायद बारिश हो। मलय ने आकाश की तरफ देखा, फिर सोनल को थाम लिया। मैं दिल्ली वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, बोलो। अंधेरे में मलय की आवाज़ पहाड़ी झरने की तरह गूंज रही थी। सोनल सुध बुध खो रही थी। उसके गले में डर और उत्तेजना से कपकपी आ रही थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, बोलो। अंधेरे में मलय की आवाज़ पहाड़ी झरने की तरह गूंज रही थी। सोनल सुध-बुध खो रही थी। उसके गले में डर और उत्तेजना से कपकपाती आवाज़ बाहर आई। वह बहुत कंजर्वेटिव है, तालिबानी मानसिकता का आदमी। बहुत मुश्किल से मैं नौकरी कर पा रही हूँ। आज़ादी मेरे लिए एक स्वप्न है, चोरी छिपे देखा जाने वाला। दम घुटता है मेरा उसके साथ। उसमें ऑक्टोपस की तरह मेरे अस्तित्व को जकड़ रखा है। वह अंधेरा है, अंधेरा। मेरे दोस्त कहते हैं मैं जीवन से भरी हूँ, मैं रोशनी हूँ। सिसक रही थी सोनल, मगर यह सब वैसे क्यों बता रही है। सोनल ने खुद को थोड़ा संयत किया। पूछ रहा था, क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहना पसंद करोगी? छोड़ सकती हो उसे, एक नई शुरुआत। मलय के प्रस्ताव पर वह खामोश थी। उसे लगा कि जिंदगी के में ऐसे प्रस्ताव जो क्षणों के लिए आते हैं, वे बाद में पूरी जिंदगी की मांग करते हैं। उसने ठहरी हुई आवाज़ में कहा, मलय तुम बहुत अच्छे हो, मगर मैं इस समंदर के ठहरे पानियों वाली उदास पानी हूँ। उदास पानी में तैरती हंसी की परछाइयाँ भ्रम होती हैं। मैं अब किसी भ्रम के साथ नहीं जीना चाहती। तुमने उदास पानी का दर्द समझा, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे गेस्ट हाउस तक छोड़ दो प्लीज़। जब वह मलय की मोटरसाइकिल से उतरी, अंधेरा घेर आया था। कहाँ तो इतने दिन चहकते हुए बेतकल्लुफ़ी में गुजरे थे, और कहाँ पिछले कुछ वक्तों से खामोशी हावी हो गई थी। चलता हूँ। हाँ चलो, मुझे भी कल चलना है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। नम और तपी हुई दो हथेलियां मिली और जुदा हो गईं। वह मलय की मोटरसाइकिल को ओझल होते हुए देखती रही। कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।